हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम एक कहानी के बारे में जानेंगे। यह दो लड़कों की दोस्ती की कहानी है। एक लड़का पढ़ता है, स्कूल जाता है और दूसरा लड़का अखबार बेचता है। जो लड़का पढ़ता है, स्कूल जाता है, वह अपनी और उस लड़के की जो अखबार बेचता है उसकी कहानी सुनाता है और कहानी सुनाते हुए वह कहता है कि एक लड़का जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, जो जनपद क्रॉसिंग पर अखबार बेचता था। प्रत्येक समय जब मैं साइकिल से गुजरता था तो वह मेरे पीछे भाग कर आता था। उसके हाथ में कुछ इंग्लिश और हिंदी के अखबार होते थे। एक दिन जब मैं उसके पास रुका तो मैंने हिंदी के अखबार के लिए उससे पूछा, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप हिंदी जानते हो? मैंने कहा ऑफ कोर्स। मैंने उसे अखबार के पैसे दिए और फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं हिंदी नहीं जानता? वह थोड़ी देर रुका और फिर बोला, परंतु आप तो अंग्रेज दिखाई देते हो। वह बोला, आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैं हिंदी बोल, पढ़ और लिख सकता हूँ। हिंदी एक सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ता हूँ स्कूल में। उसने पूछा सब्जेक्ट्स? मैं उसे बताता, परंतु ट्रैफिक लाइट चेंज हो गई और मैं ट्रैफिक के पीछे चल पड़ा। अगले दिन वह वहाँ फिर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और हाथ में पकड़ रखा था एक हिंदी का अखबार। वह बोला, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? मैंने आंसर दिया, ये पढ़ने की कोई चीज़ है। तब तक रेड लाइट हो चुकी थी। मैंने पूछा कि क्या कभी तुम स्कूल गए हो? उसने गर्व से कहा, नहीं, कभी नहीं। मैंने काम करना शुरू कर दिया था जब मैं छोटा था। पहले माँ के साथ काम करता था, परंतु अब मैं अकेले काम करता हूँ। मैंने पूछा कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है? परंतु ट्रैफिक लाइट चेंज हो गई थी। मैं वहाँ से चला, लेकिन मुझे पीछे से सुनाई दिया कि वह मेरठ में है। अगले दिन उसने कहा कि मेरा नाम समीर है और शर्माते हुए पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा कि मेरा नाम भी समीर है। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और बोला, क्या? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम जानते हो कि हनुमान जी के पिताजी का नाम भी समीर था, इसलिए अब मैं समीर 1 हूँ और तुम समीर 2 हो। वह खुशी से बोला, बिल्कुल वैसे ही। मैंने उत्तर दिया और तब हाथ को आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर 2। अगले दिन उसने मेरे लिए सामान्य मुस्कुराहट नहीं रखी। वह बोला, मेरठ में कुछ समस्या है। बहुत सारे लोग सांप्रदायिक दंगे में मर गए हैं। मैंने अखबार की हेडलाइंस देखी, सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए थे। मैंने बोलना शुरू ही किया था, परंतु मेरी बात काटकर वह बोला, मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सारे लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जब मैंने उसके कंधे को छुआ तो उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उस दिन के बाद वह क्रॉसिंग पर कभी नहीं मिला। अब इस कहानी की मदद से हम डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन 1, नेम 3 वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट। 3 तरीके बताइए जिनमें समीर 1 और समीर 2 अलग थे। आंसर है, समीर 1 और समीर 2 दोनों का ही
धर्म और संस्कृति अलग अलग है, जबकि समीर एक हिंदू है और समीर 2 मुस्लिम है। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जैसे कि ये डाइवर्सिटी का एक पहलू है। क्वेश्चन 2, वाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल? तुम क्यों सोचते हो कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं गया? आंसर है, समीर 2 को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह गरीब है और उसके पास खाने और पहनने के लिए काफ़ी चीज़ें नहीं हैं और कभी कभी उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती है। यह डाइवर्सिटी यानी विविधता का रूप नहीं है, यह इनइक्वालिटी यानी असमानता का रूप है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ एन इनइक्वालिटी? असमानता क्या है? आंसर है, असमानता तब आती है जब एक व्यक्ति के पास वो मौके और संसाधन नहीं होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के पास होते हैं। कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी का एक और उदाहरण है। इसके अनुसार लोगों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया था और मान लिया गया कि वह लोग इन्हीं ग्रुप्स में रहेंगे। इसलिए अगर हमारे माता पिता कुम्हार थे तो हम केवल कुम्हार बन सकते थे और कुछ नहीं। इस सिस्टम को अपरिवर्तनीय माना जाता था और क्योंकि हम अपने प्रोफेशन को बदलने वाले नहीं थे, इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं था कि हम अपने प्रोफेशन में जो कुछ भी जानते हैं उससे अधिक कुछ भी जानें। इससे इनइक्वालिटी यानी असमानता की स्थिति पैदा होती है। क्वेश्चन 4, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स? हमारे जीवन में डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है? आंसर है, जिस प्रकार समीर 1 और समीर 2 फ्रेंड बन गए, वैसे ही हम भी उन्हें फ्रेंड बना सकते हैं जिनका धर्म हमारे धर्म से अलग है। हम उनके घरों में अलग तरह का खाना खा सकते हैं और उनके त्योहारों में शामिल हो सकते हैं, उनके जैसे कपड़े पहन सकते हैं और उनकी भाषा भी सीख सकते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया यानी भारत में विविधता। भारत अनेक विविधताओं का देश है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, विभिन्न त्योहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, भारत अनेक विविधताओं का देश है, तो ये आप देख सकते हैं कि हर राज्य का अलग अलग पहनावा होता है, हर राज्य में अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाए जाते हैं, हर धर्म के लोग भारत में रहते हैं, यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और हर राज्य का अपना डांस फॉर्म होता है। क्वेश्चन 5, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम विविधता को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? आंसर है, लोग बसने के लिए नई भूमि या नए स्थानों की तलाश में चले गए। एक बार एक जगह मिलने के बाद लोग वहाँ रहते थे, अक्सर लंबे समय के लिए। कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ अकाल और सूखा था और उन्हें खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं मिल सकता था। कुछ लोग काम की तलाश में चले गए, जबकि अन्य वहाँ से चले गए क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा था। लोगों ने अपने घरों को नई जगहों पर बनाना शुरू किया और उस जगह के अनुसार अपने में थोड़ा बदलाव लाना शुरू किया और अन्य समय में वह पुराने तरीके से काम करने में कामयाब रहे। इसलिए उनकी भाषाएं, भोजन, संगीत, धर्म पुराने और नए का मिश्रण बन गए और संस्कृतियों के इस अंतर मिश्रण से कुछ नया और अलग आया। इसी को डाइवर्सिटी यानी विविधता कहते हैं। Similarly, people adapt their lives to the
geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. वैसे ही जिस भौगोलिक क्षेत्र में लोग रहते हैं उसी हिसाब से लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। यह भी एक प्रकार की डाइवर्सिटी यानी विविधता है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहना बिल्कुल अलग होता है पहाड़ रहने से। यह समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक किसी क्षेत्र की विविधता को प्रभावित करते हैं, हम इसे समझ सकते हैं देश के दो अलग अलग हिस्सों लद्दाख और केरला के जीवन के बारे में पढ़कर। पहले हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में लद्दाख पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। यहाँ पर बहुत कम एग्रीकल्चर संभव है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है। यहाँ साल का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। बहुत कम पेड़ हैं जो इस क्षेत्र में विकसित हो सकते हैं। पीने के पानी के लिए गर्मी के महीनों में जब बर्फ पिघलती है लोग उस पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ लोग भेड़ें पालते हैं। इस क्षेत्र की भेड़ें स्पेशल होती हैं क्योंकि वह पश्मीना वूल प्रोड्यूस करती हैं। यह वूल बेशकीमती होती है। इससे पश्मीना शॉल बनते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लद्दाख के लोग भेड़ की वूल को ध्यान से इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कश्मीर में पश्मीना शॉल बुने जाते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउस एंड डजोस या काउस। प्रत्येक फैमिली कुछ बकरियों, गाय और डजोस यानी कि या काउस की मालिक होती हैं। यह देखिए, ये लद्दाख की भेड़ें हैं। इन भेड़ों को लद्दाख में बहुत स्पेशल माना जाता है क्योंकि यह पश्मीना वूल प्रोड्यूस करती हैं। और यह देखिए, ये पश्मीना शॉल हैं। पश्मीना शॉल कश्मीर में बुने जाते हैं और पश्मीना शॉल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये डजोस यानी कि याक्काव है। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans travelled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं था कि लद्दाख व्यापारियों के अपने हिस्से को आकर्षित नहीं करता था। यह एक अच्छा व्यापार मार्ग माना जाता था क्योंकि इसके पास से कई मार्ग गुजरते थे और इन मार्गों से कारवां यात्रा करते थे जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। ये कारवां अपने साथ कपड़े, मसाले, रॉ सिल्क और कारपेट्स को लेकर गुजरते थे। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम इस क्षेत्र में 400 से अधिक साल पहले आया और यहाँ एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी है। लद्दाख में गीतों और कविताओं की बहुत समृद्ध मौखिक परंपरा है। तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सागा के स्थानीय अनुवाद को मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाता था और गाया जाता था। अब हम केरला के बारे में पढ़ेंगे। केरल भारत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्थित एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills.
It is spices that made this region an attractive place for traders. पहाड़ियों पर कई मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग और इलायची उगाए जाते हैं। ये मसाले ही हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान बना दिया है। यहूदी और अरब व्यापारी सबसे पहले यहाँ आए थे। एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, एपोस्टल यानी प्रचारक और एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट यानी ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और उन्हें ही भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। अनेक अरब व्यापारी भी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जिन्होंने 700 साल पहले यहाँ यात्रा की थी ने एक यात्रा वृतांत लिखा था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है और कहा कि वे एक उच्च सम्मानित समुदाय थे। वास्को द गामा एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे और समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। इसलिए कहा जाता है कि पोर्तुगीज ने यूरोप से भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। जब वास्को द गामा अपने जहाज के साथ यहाँ उतरे। यह देखिए, यह सेंट थॉमस जिन्हें भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है और यह इब्न बतूता जिन्होंने मुस्लिम समुदाय को एक उच्च सम्मानित समुदाय कहा और यह वास्को द गामा यह पुर्तगाली खोजकर्ता थे और समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। केरल में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जैसे यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। यहाँ इस्तेमाल होने वाले मछली पकड़ने के जाल बिल्कुल चीनी मछली पकड़ने के जाल जैसे दिखते हैं और इन्हें चीना वाला कहा जाता है। तलने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन को चीना चट्टी कहा जाता है और यह माना जाता है कि चीन शब्द चाइना से आया हो सकता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और जलवायु चावल उगाने के अनुकूल है और यहाँ के अधिकांश लोग चावल, मछली और सब्जियाँ खाते हैं। बोट रेस केरल में मनाए जाने वाले ओणम त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों क्षेत्र चीनी और अरब व्यापारियों से प्रभावित थे। केरल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मसालों के लिए जाना जाता है और लद्दाख अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वूल के लिए जाना जाता है। केरल के मसाले और लद्दाख की वूल, ये दोनों चीज़ें ही व्यापारियों को इन क्षेत्रों में आने के लिए आकर्षित करती हैं। इस प्रकार हिस्ट्री यानी कि इतिहास और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल अक्सर एक क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन में बंधे होते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता भारत की विविधता को हमेशा भारत की ताकत के रूप में देखा जाता है। जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर शासन किया तो विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि की महिलाएं और पुरुष एक साथ आए और उनका विरोध किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न पृष्ठभूमि के हजारों लोग थे। उन्होंने संयुक्त कार्यों को तय करने के लिए एक साथ काम किया और वे एक साथ जेल भी गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत
और प्रतीक हमारे देश की विविधता के सम्मान की समृद्ध परंपरा की निरंतर याद दिलाते हैं। इंडियाज़ फ्लैग was used as a symbol of protest against the British by people everywhere। भारत का झंडा हर जगह लोगों द्वारा अंग्रेजों के विरोध के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अपनी पुस्तक भारत की खोज में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारतीय एकता बाहर से थोपी नहीं गई है, बल्कि यह कुछ गहरी थी और इसकी तह में विश्वास और रिवाज की व्यापक सहिष्णुता का अभ्यास किया गया। हर किस्म के व्यक्ति ने इसे स्वीकार किया और प्रोत्साहित भी किया। देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश को नेहरू जी ने गढ़ा था। इंडियाज़ नेशनल एंथम composed by Rabindranath Tagore is another expression of the unity of India। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारत की एकता की एक और अभिव्यक्ति है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो तो वह भी कमेंट करके पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।